आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज विजयदशमी है। विजयदशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज 2 अक्टूबर भी है। 2 अक्टूबर का दिन भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 2 महापुरुषों का जन्म हुआ था। प्रथम महापुरुष हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जो दूसरे महापुरुष हैं वो हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। दोनों का जन्मदिन आज ही है। उन दोनों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करता हूं। आज का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ डीएनए। इसके पहले के लेक्चर में हमने डीएनए के बारे में केमिकल कंपोजिशन को पढ़ा था। इसके बाद जो दूसरा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डीएनए के मॉडल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। और जो तीसरा वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए, डीएनए की क्या क्या प्रॉपर्टी है जिसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ऑप्टिकल डेंसिटी है, हाइब्रिडाइजेशन है, आइसोमेरिक प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वह है क्या, फॉर्म्स ऑफ डीएनए। जो आइसोमेरिक प्रॉपर्टी था डीएनए का, उसमें एक तो उसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है और जो दूसरा था कन्फर्मेशनल प्रॉपर्टीज। तो फॉर्म्स ऑफ डीएनए का संबंध कन्फर्मेशनल प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए से है। तो डीएनए 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसमें जो नेचुरल फॉर्म है, जो नेचर में पाया जाता है, वह जो डीएनए है उसको हम कहते हैं बीटा डीएनए। इसके अलावा जो इसके कन्फर्मेशनल आइसोमर है, एक है आपका ए फॉर्म, ए डीएनए, और जो दूसरा है वो है आपका जेड डीएनए। तो जो बीटा डीएनए है 2 कन्फर्मेशनल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ए डीएनए के फॉर्म में और जेड डीएनए के फॉर्म में। अब यह जो कन्फर्मेशनल फॉर्म है डीएनए का, इसमें जो नेचर में पाया जाता है वो है आपका बीटा डीएनए, या लिविंग सिस्टम के अंदर पाया जाता है। वहीं पर ए डीएनए और जेड डीएनए भी कुछ सर्टेन कंडीशन में लिविंग सिस्टम के अंदर पाया जाता है, और वह जो कंडीशन है जनरली कुछ स्पेशल वर्क करता है जब डीएनए तब उस समय होता है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन का जब प्रोसेस होता है तब, और दूसरा जो जेड डीएनए का जो फॉर्म है वह तब एक्वायर करता है उस पर्टिकुलर रीजन डीएनए का जब जीन का रेगुलेशन होता है। जब रेगुलेटरी प्रोटीन डीएनए से एसोसिएट कर जाता है तब उस समय जो बीटा डीएनए है वह पोर्शन जहां पर वह रेगुलेटरी प्रोटीन एसोसिएट करता है वह जो है इस फॉर्म में जेड फॉर्म में वहां पर कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर ओकेजन और पर्टिकुलर वर्क के लिए ये 2 डिफरेंट फॉर्म्स एक्वायर करता है बीटा डीएनए। लेकिन नेचर के अंदर जैसा कि बीटा डीएनए पाया जाता है उसी तरीके का न तो जेड डीएनए पाया जाता है, ना ही सिर्फ ए डीएनए मिलता है, बल्कि कुछ स्पेशल वर्क करते समय ही ये अपीयर होते हैं। तो आइए इन तीनों के बारे में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, और इसकी कंपैरेटिव स्टडी के लिए हम लोग करीब 7 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। 7 पॉइंट है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है इसका, यह है आपका हेलिक्स सेंस। हेलिक्स सेंस। दूसरा पॉइंट जो होगा उसका होगा डायमीटर ऑफ डीएनए। डायमीटर ऑफ डीएनए। तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा लेंथ ऑफ
a pitch. Fourth one is the number of base pair in each pitch. Fifth, distance between the two base pair. Distance between two base pair. Sixth one is the helical twist. तो आइए एक एक करके अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हेलिक्स सेंस की बात करें। हेलिक्स सेंस से मतलब है कि जो नेचर में पाया जाने वाला जो बीटा डीएनए है ये कैसा होता है, राइट हैंडेड डीएनए है ये। और जो ए डीएनए है यह भी कैसा है, राइट हैंडेड है। वहीं पर जो जेड डीएनए है ये कैसा है, लेफ्ट हैंडेड है। लेफ्ट हैंडेड डीएनए, इसका जो रोटेशन होगा वो कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा, लेफ्ट हैंडेड। और राइट हैंडेड डीएनए का जो रोटेशन होगा वो इस तरीके से होगा। और यह भी राइट हैंडेड है तो इसका भी रोटेशन इसी तरह से हो। दोनों का डायमीटर की बात कर लें तो जो बीटा डीएनए है उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। वहीं पर जो ए डीएनए है उसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 23 एंगस्ट्रॉम। और जो जेड डीएनए है उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 18 एंगस्ट्रॉम। आपने देखा है जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। जो नॉर्मल डीएनए के बारे में हम लोग ने पढ़ा है उसका तो उसका जो डायमीटर होगा वो ये है। तो इसका जो डायमीटर बीटा डीएनए के केस में कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम है। लेकिन वहीं पर लेफ्ट हैंडेड जो जेड डीएनए है उसका जो डायमीटर होगा वह 18 एंगस्ट्रॉम का होगा। अब जो तीसरा पॉइंट है इसका, लेंथ ऑफ ए पिच। पिच किसको कहते हैं, यहां से यहां तक यह एक लूप हुआ और इसकी लंबाई जो बीटा डीएनए है उसके केस में कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो इसी लूप की बात कर रहे हैं तीनों के केस में। तो बीटा डीएनए के लूप की लंबाई हमें पता है ये कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम का। वहीं पर जो आपका जेड डीएनए है उसके जो एक लूप की जो लंबाई होती है उसका मेजरमेंट होता है 45 एंगस्ट्रॉम। और जो ए डीएनए है उसके एक लूप की जो लंबाई है वो कितना होता है, लगभग 28.2 या 28 एंगस्ट्रॉम कह लीजिए, 28 एंगस्ट्रॉम के आसपास या थोड़ा इससे ज्यादा होता है। अब देखिए, नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच पिच। एक लूप के अंदर, यह एक लूप है इसको पिच कहते हैं, इस पिच के अंदर नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर कितना होगा। तो अगर बीटा डीएनए है तो नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर कितने होते हैं, 10 होते हैं। ये 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है एक लूप के अंदर। तो ये तो बीटा डीएनए की बात हुई कि बीटा डीएनए में नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच पिच इज 10। और जब जेड डीएनए की बात करेंगे तो इसमें कितना होता है, 12 नाइट्रोजनस बेस पेयर। और जो इसके केस में, ए डीएनए के केस में जो नंबर ऑफ बेस पेयर है कितना है, 11 बेस पेयर पाए जाते हैं। अब देखिए, यह जो 10 बेस पेयर है ये मोनोमर होता है, ये मोनोमर है। जबकि ये क्या होता है, डाइमर। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंप्लीट लूप में 6 डाइमर पाए जाएंगे। और 6 डाइमर का मतलब हो गया कि जो दो
न्यूक्लियोटाइड है उसको मिला करके एक यूनिट बनेगा, और वह जो एक यूनिट होगा वह क्या कहलाएगा, डाइमर का बना हुआ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डाई न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड। जबकि ये जो पॉलीमर है इट इज ए पॉलीमर ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, मोनो न्यूक्लियो, ये मोनोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो जितनी लूप की लंबाई है उसमें नंबर ऑफ बेस पेयर से आप डिवाइड कर दिए। जैसे 34 को 10 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक उसी तरीके से अगर 45 को 12 से डिवाइड कीजिएगा तो ये लगभग आएगा 2.75 एंगस्ट्रॉम के आसपास। और जब इसको डिवाइड कीजिएगा 28 को 11 से तो ये आएगा 2.54 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो ये हो गया आपका एक दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस। जैसे इसमें ये दो नाइट्रोजनस बेस पेयर है लगातार, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, बीटा डीएनए है तो उसमें कितना होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। लेकिन वहीं पर अगर ये आपका जेड डीएनए है तो ये जो डिस्टेंस होगा दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच का, ये कितना हो जाएगा आपका 3.75 एंगस्ट्रॉम। उसी तरीके से ये डीएनए के लिए 2.54 एंगस्ट्रॉम है। अब देखिए हेलिकल ट्विस्ट, हेलिकल ट्विस्ट क्या है कि आपको पता है कि ये रोटेशन करता है तो 360 डिग्री के रोटेशन से ये रोटेट करता हुआ जाता है। तो उस हेलिकल ट्विस्ट को अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं कि जैसे 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आएगा, जितने नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं एक पिच में उसको उससे डिवाइड कर देंगे 360, तो कितना आएगा, ये आएगा 36 डिग्री। इसके केस में 36 डिग्री है हेलिकल ट्विस्ट। लेकिन इसके केस में जो हेलिकल ट्विस्ट है वो कितना होगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, इसकी 360 को डिवाइड करते हैं अगर आप 11 से, तो ये जो लगभग है 32 डिग्री के आसपास आएगा। और अगर हम इसको, ये जो जेड डीएनए है इसमें होता है 12 नाइट्रोजनस बेस पेयर, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 30 डिग्री। तो चूंकि ये डाइमर के फॉर्म में रहता है तो 30 इंटू 2, इसका मतलब हो गया ये 60 डिग्री। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, वो 60 डिग्री के आसपास आएगा। तो ये है। इसके अलावा अब जेड डीएनए को हम क्या कहते हैं, जिक जैक डीएनए, और जो बीटा डीएनए है इसको हम कहते हैं बैलेंस डीएनए, और ये इसको कहते हैं, यह जो है नॉर्मल और रेगुलर डीएनए है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है कि यह जो डीएनए है, जो जेड डीएनए है, इसके जो डाइमर है उसका जो ओरिएंटेशन होता है वो कैसा होता है, देखिए इसका ओरिएंटेशन अपोजिट, ये जो डाइमर होता है ये देखिए एक हो गया, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन से ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। और जो दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट है इसका, वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि पहले के अपोजिट या उल्टा डायरेक्शन जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से यह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहां से हो गया फिफ्थ, और ये हो गया थर्ड। तो देखिए दोनों ये डाइमर है, और दोनों डाइमर का जो ओरिएंटेशन है दोनों का अपोजिट है, एक ऊपर की तरह है और एक नीचे की तरफ है डाइमर का। लेकिन वहीं पर जो मोनोमर है उसका जो ओरिएंटेशन है, कहने का मतलब एक पिच में 10 मोनोमर पाए जाएंगे और 10 मोनोमर का जो ओरिएंटेशन होगा वो ऐसे होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से। ये हो गया, और फिर ये दूसरा हो गया आपका। तो देखिए
ये है आपका फर्स्ट कार्बन एटम, यह है सेकंड, सॉरी, ये है फर्स्ट, यह है सेकंड, यह है थर्ड, यह है फोर्थ, और यहाँ से ये फिफ्थ से ये फॉस्फेट निकला हुआ है। उसी प्रकार से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये फॉस्फेट है। अब देखिए ये ऐसे जुड़ेगा, फिर नेक्स्ट से जुड़ेगा, तो इस इन दोनों जो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स है इसका जो ओरिएंटेशन है वो सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, जबकि इसका जो ओरिएंटेशन है ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके वजह से जो जेड डीएनए है वो कैसा हो जाता है, जिग जैग इन अपीयरेंस, ये इसीलिए इसको कहा जाता है जिग जैग, इसको हम कहते हैं जिग जैग डीएनए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बीटा डीएनए ए डीएनए में कब कन्वर्ट होता है, तो ये कब कन्वर्ट होगा, जब इसके अंदर से वाटर को हटा दिया जाएगा। जब वाटर इसके अंदर से नहीं, डिहाइड्रेशन कंडीशन में ए डीएनए, सॉरी, बी डीएनए ए डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल पुनः अगर ऐड करते हैं इसके अंदर, वाटर को अगर ऐड करते हैं तो ये पुनः जो है ए डीएनए बी डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से बी डीएनए से जेड डीएनए भी बनता है जब हम सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जब हाई करेंगे तो यह जो डीएनए है बीटा डीएनए वो जेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं पर फिर से अगर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन घटा दिया जाए तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर लो कर दिया जाए तो यह जो जेड डीएनए है फिर से बीटा डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीटा डीएनए ए डीएनए में कन्वर्ट हो सकता है, ए डीएनए बीटा डीएनए में कन्वर्ट हो सकता है, बीटा डीएनए जेड में, जेड डीएनए फिर बीटा डीएनए में। इस तरह से यह जो कन्वर्जन का जो प्रोसेस है यह बतलाता है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो कैसा है, फ्लेक्सिबल नेचर का है। सो डीएनए इज ए फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल, सो डीएनए इज ए फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल। अभी हमने कहा कि जो जेड डीएनए है और जो बीटा डीएनए ए डीएनए है ये नेचर में नहीं पाया जाता है, जबकि बीटा डीएनए ही नेचर में पाया जाता है। तो अब देखिए कि बीटा डीएनए कब जेड डीएनए के फॉर्म में होता है और बीटा डीएनए कब ए डीएनए के फॉर्म में होता है। तो आपने पढ़ा होगा एक प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन वह प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस हालत में क्या होता है कि जो डीएनए का जो हेलिक्स है वो ओपन होता है। ओपन होने के बाद एक स्ट्रैंड जो है उसका टेम्पलेट की तरह काम करता है और जो दूसरा स्ट्रैंड है वह इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है और वो इनएक्टिव हो जाता है। तो टेम्पलेट डीएनए पर जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होता है और जब प्रोसीड करता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, तब क्या होता है, डीएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसमें टेम्पलेट डीएनए के साथ जो है जो ट्रांसक्रिप्शन के समय बनने वाला जो आरएनए है वह आपस में हाइब्रिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो वह जो कंडीशन है उस कंडीशन में जो बी डीएनए है वह ए डीएनए के फॉर्म में एक्वायर कर लेता है, ए डीएनए के फॉर्म को एक्वायर करता है। तो यह कंडीशन कब एक्वायर करता है लिविंग सिस्टम के अंदर, बीटा डीएनए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन के समय इस फॉर्म को एक्वायर करता है बीटा डीएनए, जब वह डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ आरएनए जो बन रहा होता है, तो यह जो हाइब्रिड स्ट्रैंड बनेगा, हाइब्रिड, इसी हाइब्रिड स्ट्रैंड में जो डीएनए होगा वह कैसा होगा, आपका ए डीएनए के फॉर्म में होगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप बीटा डीएनए कब जेड डीएनए में कन्वर्ट होता है, तो इसके लिए क्या होता है कि आपको पता है जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन के लिए कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं। वह जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो क्या होता है कि डीएनए मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है। तो जहां पर यह रेगुलेटरी प्रोटीन डीएनए मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है वहां पर क्या होता है, वह जो पोर्शन होता है बीटा डीएनए का वह
इस फॉर्म को एक्वायर कर लेता है, जेड डीएनए के फॉर्म को। और उस कंडीशन में कौन सा प्रोसेस होता है? जीन रेगुलेशन। तो बीटा डीएनए जेड डीएनए के फॉर्म में कब एक्वायर करता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन रेगुलेशन। तो ये ड्यूरिंग द जीन रेगुलेशन। तो इस तरीके से स्पेशल फंक्शन के समय ही बीटा डीएनए एडीएनए या फिर जेड डीएनए में कन्वर्ट होता है। अदरवाइज नेचर में इंडिपेंडेंटली ना तो जेड डीएनए होता है ना एडीएनए होता है। इंडिपेंडेंटली सिर्फ स्वतंत्र रूप से बीटा डीएनए ही पाया जाता है। एक तरीके से कहा जाता है कि यह जो एडीएनए है, इट ऑल्सो प्रोवाइड सस्टेनेबिलिटी टू स्ट्रेस, टू बियर स्ट्रेस कंडीशन ऑफ डीएनए। तो ए डीएनए जो है स्ट्रेस कंडीशन से, या जेड डीएनए जो है स्ट्रेस कंडीशन से जो है आपको बीटा डीएनए की को बचाने का काम करता है। कहने का मतलब कि स्ट्रेस कंडीशन में ही ये कंफर्मेशन चेंज होते हैं। तो ये था आपका कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। और ये एक्चुअल में ये तीनों क्या है, किस तरीके के फॉर्म है? ये आपस में आइसोमर है। ये किस तरीके का आइसोमर है? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करता है। इसके अलावा जो बीटा डीएनए है, जब ए डीएनए में कन्वर्ट होता है तो ए डीएनए जो है इट इज द थिकर एंड बल्की देन द बीटा डीएनए। क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन होता है तो यह कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यह थिकर हो जाता है और बल्की हो जाता है। लेकिन जब थिकर होगा तो इसका डायमीटर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये तीनों डीएनए जो है किसी खास वजह से नेचर में यूजफुल है। बीटा डीएनए नेचर में पाया जाने वाला सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, जबकि जेड डीएनए और ए डीएनए जो है इसके आइसोमर है, जो कि स्पेशल कंडीशन में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।